Welcome student. We are going to read this chapter, The Story of Village Palampur, in 9th class book from Economics. 9th क्लास में जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो चैप्टर हमारा है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर कोई इमेजिनी विलेज का नाम दे रखा है, कोई रियल में पर्टिकुलर किसी स्पेस को इंडिकेट नहीं कर रहा है, बट फिर भी हम विलेजेस एरिया को ही इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे विलेजेस एरिया में किस प्रकार की एक्टिविटी होती है। वी विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर एग्रीकल्चर फार्मिंग एक्टिविटी एंड नॉन एग्रीकल्चर फार्मिंग एक्टिविटी। एग्रीकल्चर बेस पे जो एक्टिविटी होती है, या ये कहेंगे फार्मिंग एक्टिविटी और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में हम इसमें समझेंगे। उसके बाद में हमें समझ आएगा कि हमारे विलेजेस के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, और हमारी एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे पास जो फार्मर्स हैं, या आपके विलेजेस में, आपके सराउंडिंग में आप देखते हैं कि अलग अलग टाइप्स के फार्मिंग करने वाले फार्मर्स होते हैं। उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, वो उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो कैसे फिल होती हैं, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है उसका कंजप्शन कैसे करते हैं, वो सारी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इट्स ओके। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए इट मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें कौन सा फैक्टर होता है, वो होता है लैंड। इसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है, ये किसी भी प्रोडक्ट का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बेस होता है। विदाउट लैंड वी कैन नॉट गेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लैंड। इसको मैंने सीक्वेंस से लिखा है और इसको सीक्वेंस से ही बता रहे हूँ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जैसे सीक्वेंस है, ठीक वैसे ही इसकी जो बेस है, जो फैक्टर है प्रोडक्टिविटी का, उसको फैक्टर को वैसे ही आपको याद करना है। इट्स ओके। सेकंड रिक्वायरमेंट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्शन होता है, उसके लिए सेकंड रिक्वायरमेंट लेबर होती है। लैंड हमारे पास है, बट अगर हम उसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई भी वर्किंग नहीं करेंगे, तो वो जो लैंड है वो हमें प्रोडक्टिविटी कैसे देगी। डायरेक्ट तो वो उठा के हमें देती नहीं है, हमें उसमें लेबर करनी होती है, फिजिकल वर्किंग करनी होती है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होगी, लेबर। थर्ड हमारे पास फिजिकल कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल जो आपके पास फिक्स हो गए, इट मीन्स कैपिटल, यहाँ कैपिटल का मतलब हमारे पास मनी से लगाएंगे, और फिजिकल कैपिटल से मतलब यहाँ पे जो एसेट, इट मीन्स हमारे पास जो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, या जो बिल्डिंग हमारे पास है, क्योंकि एक बार हमने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया वो हमारे पास यूटिलाइज होता रहेगा। तो ये हमारे पास फिजिकल कैपिटल आ गए। वर्किंग कैपिटल जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इट मीन्स एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट हमारा होता है रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल से कैसे होता है, जैसे आपके पास इनपुट के लिए आपको क्या चाहिए, सीड्स चाहिए, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स चाहिए। ये हमारे पास हर टाइम पे जब भी हम कल्टीवेशन करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट हमें नए की जरूरत पड़ेगी, न्यू परचेज करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया वर्किंग कैपिटल। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ह्यूमन कैपिटल। देखिए, ह्यूमन कैपिटल, ये हमने लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, ये हमारे लिए तब यूटिलाइज होते हैं
जब ह्यूमन अपनी इंटेलिजेंस से, अपने माइंड से, या ये कहेंगे कि नई टेक्नोलॉजी से जब उसको यूटिलाइज करना सीख जाता है, तब हमारे लिए ये यूजेबल है, अन्यथा ये यूजेबल नहीं है। तो ये ह्यूमन कैपिटल, इट मीन्स इंटेलिजेंस ऑफ माइंड बाय ह्यूमन ब्रेन आर कॉल्ड ए ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास ये तो आ गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। वो पालमपुर जो विलेज, आमतौर पे हमारे सराउंडिंग में जो विलेज है, जो विलेज हम रहते हैं, उस विलेज के अंदर भी हमारे पास जो एक्टिविटी होती है उनको हम अच्छे से जानते हैं, उसी को ही एक्सप्लेन कर रखा है। तो पालमपुर एक पर्टिकुलर किसी विलेज का नाम देकर के आपको यहाँ बताया गया है। तो हमारे पास फर्स्ट आता है लैंड इज फिक्स्ड, लैंड फिक्स है। पालमपुर पॉपुलेशंस 75% ऑफ पॉपुलेशन आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इट मीन्स एग्रीकल्चर में लगे हुए 75% लोग हैं, वो सारे के सारे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आमतौर पे आपके विलेजेस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है वे ऑफ मोर प्रोडक्शन। ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए एक फार्मर किस प्रकार का वे लेता है। तो फर्स्ट हमारे पास है, सभी लोग जानते हैं कि भाई हमारे पास जो लिमिट एरिया है उसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे ली जा सकती है। तो एक फार्मर क्या क्या यूटिलाइज करता है वो देखें। सबसे पहले करता है वो क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से इट मीन्स हमारे पास जो कल्टीवेशन करने के लिए 3 सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और इनके बीच में होता है जायद। इट्स ओके। तो ये रबी की कल्टीवेशन अभी हमने की है, यानी कि हमने अपनी मस्टर्ड और व्हाइट को अभी कल्टीवेट कर लिया, उसको हार्वेस्टिंग करने के बाद अब हमारी जो लैंड है वो फ्री है। अब वहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं। इसमें जो एनिमल्स के लिए जो फूड क्रॉप करते हैं, यानी कि जो हमारे पास जो उनको चराने के लिए ये बाजरा, ज्वार जो भी हम अभी उगाते हैं थोड़े टाइम के लिए, वो जो हमारे पास कुकुम्बर या दूसरी वेजिटेशंस अभी ग्रो की जा रही है वो थोड़े टाइम के लिए होती है। उसके बाद में जब हमारे पास रेनी सीजन स्टार्ट होगा तो ये जो जायद क्रॉप्स हैं इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है, इसको हटा देते हैं और उसके बाद में हम खरीफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। इट मीन्स जब हम रबी के सीजन में अलग क्रॉप्स, जायद के सीजन में दूसरी क्रॉप्स और उसके बाद में खरीफ जब सीजन आएगा उस टाइम पे हम अलग क्रॉप्स प्रोडक्ट करते हैं, तो वो क्रॉप रोटेशन हो जाता है। दूसरा, आमतौर पे आप लोग देखते हैं कि आपके पास जो लैंड होती है इस सीजन में हमने उसके अंदर वाइट, तो नेक्स्ट सीजन में हम मस्टर्ड को ग्रो करते हैं। इससे क्या बेनिफिट है, इससे उस लैंड का, उस एरिया की जो फर्टिलिटी है वो दोबारा से रिकवर हो जाती है। इसलिए जो विलेजेस में क्रॉप्स उगाने के लिए जो फार्मर होते हैं वो क्रॉप को रोटेट करके वो होते हैं, जिसको हम क्रॉप रोटेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। क्योंकि हमारी ये पालमपुर की ही नहीं, हम पूरे इंडिया की लगाएंगे तो भी हमारे पास 70% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और इस एग्रीकल्चर के लिए हमें अगर मानसून पे डिपेंड रहना होगा तो लेस प्रोडक्टिविटी आएगी। इसलिए हमारे पास वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम हमारे पास होता है तो हम अच्छे से प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं। जैसे हमारे पास रिवर से कैनाल का कनेक्शन हो या ट्यूबवेल हो या जिस एरिया के अंदर लेक हैं वहाँ से उसके सपोर्ट से अगर इरिगेशन सिस्टम अच्छे होगा, डेवलप होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी डेवलप होगी,
अच्छी होगी। मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है बेटा? मोर देन वन क्रॉप्स आर गेटिंग इन वन सीजन, वन ईयर। एक साल में जब एक से ज़्यादा फसल की जब हम क्रॉपिंग या प्रोडक्टिविटी ले लेते हैं तो उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग बोलेंगे। इट्स ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड से हमारे पास ग्रीन रिवोल्यूशन पे इफेक्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है? इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर कॉल्ड ए ग्रीन रिवोल्यूशन। आप लोग देख रहे हैं पहले हमारे पास जो लैंड होते थे उसके अंदर लेस प्रोडक्टिविटी होते थे। अब हमारे पास वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम से या दूसरे हमारे पास फैसिलिटी आई है जिसके कारण हमने इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की है, यानी कि कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हम ले रहे हैं, जिसको ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है। तो स्वामीनाथन है वो ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर माना जाता है, क्योंकि उसी ने ही ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो काम किया है वो स्वामीनाथन ने किया है। तो स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ए ग्रीन रिवोल्यूशन। अब वो ग्रीन रिवोल्यूशंस का या मॉडर्न फार्मिंग से हम कैसे प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं वो देखिए। फर्स्ट हमारे पास है HYV। HYV इट मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटीज। ये इसकी फुल फॉर्म है, कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। तो ये क्या होता है? इसमें होता है कि इस प्रकार के वैरायटी के बीज जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देने वाले हों उसको हाई यील्डिंग्स वैरायटी सीड्स बोलते हैं। इट्स ओके। आमतौर पे हम जब क्रॉपिंग करते हैं तो बाजार से सीड्स हम परचेज करते हैं, जबकि हमारे घर में भी होता है। लाइक जैसे अभी बाजरा का सीजन आएगा तो हम बाजार से ही बाजरा का जो सीड्स है वो लेके आएंगे। अभी हमने व्हाइट का प्रोडक्शन लिया है तो वो भी मैक्सिमम हम घर से जो हमारे पास वेट होते हैं उस सीड्स को यूटिलाइज कम करते हैं, बट बाजार से परचेज करते हैं। तो बाजार से जो परचेज किए हुए होते हैं वो एक तरह से इस प्रकार की प्रोडक्टिविटी देने वाले सीड्स होते हैं जिसके अंदर लेस एरिया में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, तो उसको हम बोल सकते हैं हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो आप यूरिया, DAP आदि जो डालते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है। पेस्टिसाइड जब आपके पास उस क्रॉप्स के अंदर किसी भी प्रकार का डैमेज करने के लिए जो इंसेक्ट होते हैं तो उनको हम मारने के लिए जो स्प्रे करते हैं उसको पेस्टिसाइड, और वो पेस्टिसाइड यूटिलाइज तो हो जाता है बट उसकी कुछ लैक्सेज होती हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होती है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं और पेस्टिसाइड हैं, अब इनको यूज़ करने के बाद हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले लेते हैं। जो आपके पास DAP, यूरिया जो आप आमतौर पे अपने घर में देखते हैं, आप फार्मर्स जो यूज करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं कि उसके अंदर जो आपके पास क्रॉप्स हैं उसमें जिस भी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, जिस न्यूट्रिएंट्स की उसको रिक्वायरमेंट होती है उसको वो पूरा कर देते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो वो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसके कारण हमारे पास मॉडर्न फार्मिंग होती है, यानी कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्या कहलाएगी? ग्रीन रिवोल्यूशन। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास इरिगेशन सिस्टम। यही अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा कर रहे थे कि मॉडर्न फार्मिंग हमारे पास पानी की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए वेल डन हमारे पास इरिगेशन सिस्टम होगा। नए टाइप्स के जो ट्यूबवेल्स के इरिगेशन करने के लिए ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम या दूसरी टाइप्स के जो हमारे पास एक तरह से जो नोजल हैं या कैनाल से जो हम यूटिलाइज करते हैं, तो किसी भी प्रकार का जो इरिगेशन सिस्टम का जो डेवलपमेंट है जिससे हमारे पास पानी की डेफिशिएंसी टाइम पे
पूरी हो जाती है तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो वेल डन इरिगेशन सिस्टम हमारे पास होगा तो मॉडर्न फार्मिंग होगी। मॉडर्न फार्मिंग होगी इट मीन्स हमारे पास प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अनसिन टाइम में प्रोडक्टिविटी लेस हुआ करती थी। आज मॉडर्न फार्मिंग उसी को बोलेंगे जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, और मोर प्रोडक्टिविटी के लिए ये यूटिलाइज करना जरूरी होता है। मॉडर्न मशीन्स एंड टूल्स, ये भी हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लेने के लिए, इंक्रीज करने के लिए काफ़ी यूजेबल है, क्योंकि मशीन से हम उस एरिया के अंदर जब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इट मीन्स अभी हमारे पास खाली लैंड पड़ी है और उसको हमने छोड़ दिया, साथ में उसकी वो कल्टीवेशन करके, यानी कि उसके अंदर किसी भी प्रकार से अपने पास मशीन से उस लैंड को काट करके, चीर करके छोड़ दिया, तो उसके बाद में थोड़े समय के बाद में जो उस हार्मफुल इंसेक्ट हैं वो इस टेम्परेचर से डैमेज हो जाएंगे, और उसके बाद में जब नई क्रॉपिंग का सीजन होगा, रेनी सीजन आएगा, उस टाइम पे हम उसको कल्टीवेशंस करके या क्रॉपिंग करके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर लेंगे। तो ये मॉडर्न जो मशीन्स हैं उससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा, विल द लैंड सस्टेन। अब लैंड यूटिलाइज कर ली हमने, मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए ये सारा हमने यूटिलाइज कर लिया। HYV सीड्स को यूज कर लिया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज कर लिया और इरिगेशन सिस्टम को यूज कर लिया। अब हमें, अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का यूटिलाइजेशन करते रहेंगे तो हमारी लैंडें सस्टेन नहीं होगी, उसको हम नहीं बचा करके रख सकेंगे। कुछ समय के बाद में वो लैंड हमारे पास से कल्टिवेबल नहीं रहेगी, वो लेस कल्टिवेबल रहे कल्टिवेशंस के लिए, या फिर वो थोड़े समय के बाद में वो बंजर हो जाएगी, वो हमारे लिए वहाँ क्रॉपिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हमने यूज किए हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, साथ में पेस्टिसाइड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पेस्टिसाइड क्यों रिस्पॉन्सिबल है वो देखिए, क्योंकि पेस्टिसाइड को हमने यूटिलाइज किया था इंसेक्ट को डैमेज करने के लिए, और वही इंसेक्ट हमारे पास मैन्योर्स का काम करते हैं। जो अभी वेस्टेज है इस एग्रीकल्चर का, उसके बाद में उस वेस्टेज को जो गला करके, सड़ा करके, या फिर हम ये कहेंगे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको एक मैन्योर में चेंज करने का काम करते हैं। वो डैमेज हो गया क्योंकि हमने वहाँ पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दिया, वो सारे मर गए। अब हमारे पास जो वेस्टेज है एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट का, वो वेस्टेज जल्दी से उसमें खाद में चेंज नहीं होगा और उसके बाद में उसकी फर्टिलिटी नहीं आएगी। तो हमने उस लैंड को सस्टेन करना है, उसको बचा के रखना है। बचा के रखने कैसे रख सकते हैं? लेस यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास इरिगेशन सिस्टम इज आल्सो मेन काजेज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इरिगेशन सिस्टम एक खुद इसका कारण है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और यूपी जो स्टेट है वो मैक्सिमम इरिगेशन सिस्टम पे डिपेंड है, और ज़्यादा इरिगेशन होता है तो उसके बाद में जो हमारे पास सरफेस एरिया के अंदर जो फर्टिलिटी है वो उस इरिगेशन सिस्टम के साथ में नीचे चली जाती है। पानी अगर ज़्यादा हम यूटिलाइज करेंगे तो उसके अंदर उस ऊपर जो लैंड को रिक्वायरमेंट के, जो उस कल्टिवेशंस को रिक्वायरमेंट के लिए या क्रॉप्स प्रोडक्ट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नीचे चले जाते हैं उस पानी के साथ। जब हम इरिगेशन करते हैं तो वो लैंड है वो भी हमारे पास कुछ समय के बाद अनकल्टिवेबल हो गए। इट्स ओके। तो हमने सस्टेन डेवलपमेंट के लिए प्रयास करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा? हमें प्लान वे से केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का यूज करेंगे और लेस इरिगेशन सिस्टम को ही हम एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको यूटिलाइज करेंगे, तो हमारे पास ये लैंड को हम बचा के रख सकते हैं और आने वाली जो हमारी नई जनरेशन है वो भी इसके ऊपर अपना लाइफ को सर्वाइव कर सकती है। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। ये पालमपुर की तो है, बट इसके साथ साथ अकेले पालमपुर की नहीं है। जो पालमपुर के साथ दूसरे लोग हैं, दूसरे विलेज हैं, उसका भी जिक्र इसके अंदर ही आता है। हमारे विलेजेस में इसी प्रकार का लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप सब देखते हैं कि कुछ लोगों के पास लैंड ज़्यादा होती है। जो ज़्यादा लैंड जिसके पास होती है उसको लार्ज फार्मर बोलेंगे। इसके पास मोर देन 10 हेक्टेयर लैंड होती है।
इसके पास बेनिफिट ये होता है कि ये प्रोडक्टिविटी करता है, ये अपनी रिक्वायरमेंट को फुल करने के बाद उसके बाद सरप्लस जो प्रोडक्टिविटी होती है उसके मार्केट में वो कंज्यूम करता है, मार्केट में सेल करता है। उस सेल करने के बाद उसके पास जो अर्निंग होगी वो अर्निंग उसका डेवलपमेंट का सोर्स रहेगा, यानी कि वहाँ से वो दूसरे अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी डेवलप हो जाएगी। उसके पास सरप्लस से प्रोडक्ट होगा और सरप्लस से वो अमाउंट गेन करेगा। तो ये हमारे विलेजेस एरिया में कम ही लोग ऐसे होते हैं जो लार्ज फार्मर होते हैं, उसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है उसके पास है लैंड होती है। उसके बाद में हमारे पास है मीडियम फार्मर। मीडियम फार्मर के पास 2 to 10 हेक्टेयर, 2 से 10 एकड़ तक उसके पास लैंड जमीन होती है, लैंड होती है, उसमें वो कल्टीवेशन करता है। उसके बाद में इसकी जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन, वो इससे कम होती है। बेटर, सबसे बेटर होती है वो इसकी होती है विलेजेस एरिया में, क्योंकि इसके पास से लार्ज फार्म होता है और उस फार्म पे वो अपने कुछ लोगों को, दूसरे लोगों को, लेबर को इन्वॉल्व करके प्रोडक्टिविटी ज़्यादा लेते हैं और उसके बाद में उसको इनकम होती है। इसके पास लार्ज फार्मर से लेस इनकम मीडियम फार्मर के पास होती है। उससे आगे हमारे पास आता है बेटा स्मॉल फार्मर। इसके पास लेस देन 2 एकड़ जमीन होती है, 2 से भी कम एकड़ जिसके पास लैंड होती है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो सारी उसकी फैमिली में ही कंज्यूम हो जाती है। उसके बाद में सरप्लस उसके पास प्रोडक्टिविटी नहीं होती, ना वो मार्केट में सेल करता है, ना उसके पास अर्निंग होती है। अब इसकी प्रॉब्लम ये होती है, जब इसके पास नेक्स्ट क्रॉपिंग के लिए, नेक्स्ट सीजन की जो क्रॉपिंग होगी, उस टाइम पे इसको इनपुट के लिए, इनपुट इट मीन्स उसमें जो फर्टिलाइजर्स उसको ज़रूरत पड़ेगी, उसको सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी, हार्वेस्टिंग, उसमें कल्टीवेशन के लिए मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, उन सभी के लिए उसको लैंड पे, मनी लैंडर पे या फिर लोन पे डिपेंड होना होता है। तो ये जो मनी लैंडर होते हैं, ये लार्ज फार्मर है, कुछ समय के बाद में मनी लैंडर बन जाते हैं, क्योंकि उसके पास सरप्लस इनकम होती है। और ये जो स्मॉल फार्मर होते हैं, ये इन्हीं पे डिपेंड होते हैं, ये इनको मनी प्रोवाइड करवाते हैं और वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद में इनके पास जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लेस होती है, इनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी क्रिटिकल होती है। अब इसके बाद में हमारे पास नॉन फार्मिंग एक्टिविटी आती है। ये सारे लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से जो प्रोडक्टिविटी लेते हैं, जैसे लार्ज फार्मर ने कल्टीवेशन कर लिया शुगर केन का, शुगर केन का कल्टीवेशन करने के लिए वो शुगर मिल के ऊपर उसकी सप्लाई करता है और वहाँ से उसको दूसरी एक्टिविटी में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी, और दूसरा उसके अंदर छोटी जो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है उसके अंदर भी। अब उससे आगे हमारे पास आता है बेटा नॉन फार्म एक्टिविटी। नॉन फार्म एक्टिविटी क्या होती है, इसके अंदर ये तो सारी हमारे पास अभी जो लैंड से रिलेटेड जो भी हम एक्टिविटी करेंगे, यानी कि कल्टीवेशन करेंगे, तो वो